उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ध्येय आईएएस का ये 11 नंबर का टेस्ट है और ये फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। क्योंकि पेपर नज़दीक है तो अब फुल लेंथ ही करेंगे और तेज़ी से करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ही पूरा टेस्ट करवा दूँ, क्योंकि अगर एक में करवा देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे धार्मिक शिक्षक हैं और संबद्ध स्थान हैं। रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, लाल शहबाज कलंदर, बसवन्ना। कहने कि कौन सा क्षेत्र में रहते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई एक पता है, जैसे रामानुजाचार्य हैं तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में हैं, मतलब 4 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। फिर ज्ञानदेव हैं तो चलो, जैसे कि हमको ये तमिलनाडु वाला नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञानदेव सबको पता होंगे, ये महाराष्ट्र में हैं ज्ञानदेव। तो देखिए, क्या बी के 1 से हमारा काम हो जा रहा है? देखिए, हो गया काम। ठीक ना, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पता होगा वहीं से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। खैर, देख लीजिए। और ये जो बसवन्ना हैं ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, तो डी का 3 और डी का 3 भी देखिए, जो इससे भी काम हमारा हो जा रहा था। ठीक, समझ में बात। अब लाल शहबाज कलंदर हैं, इनको नहीं भी पता है तब भी कोई बात नहीं, ये सिंध के हैं। अगर थोड़ा सा क्लू भी लगाओगे कि लाल शहबाज कलंदर, और इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और सिंध, इन तीनों में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुस्लिम एरिया सिंध की तरफ ही इशारा करता है। ठीक ना, तो सी का 2 और सी के 2 से हमें ये 2 मिल रहे थे, लेकिन हमारा आंसर डी वाला सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति हैं और राज्य हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो पता हो पहले वो आप मिलाइए। ठीक है, कह रहा कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए, टोडा और बोटा ये सब जो होते हैं, टोडा, बोटा, गोटा, ये हमने ऐसे पढ़ा है। टोडा, बोटा, गोटा ये सब कहाँ होते हैं? ये सब तमिलनाडु में होते हैं। मतलब 3, ये 4 वाला तो सुमेलित नहीं है। तब देखिए, जहाँ जहाँ 4 हैं वो तो बिल्कुल हम कट ही कर देंगे। यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, मतलब हमको 50% मेरा काम हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको आ रहे हो, जैसे कि बीर होर है। ठीक है, तो बीर होर झारखंड में होता है, बिल्कुल होता है। रांची उत्तराखंड में बिल्कुल। मुरिया छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। यानी कि 1, 2, 3 ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 1, 2 तो सही थे ही, हमको बस 3 वाला ही देखना था कि मुरिया छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है। हमको ये 2 नहीं पता था, फिर भी हम यहाँ से कर लेते, क्योंकि क्या 1, 2 यहाँ है, 1, 2 यहाँ है, 2 ही आंसर होंगे इसमें से। तो हमको 3 वाला ही क्लियर करना था। 3 हो जो है तो ये वाला है, वरना ये वाला है। ठीक है, तो मुरिया छत्तीसगढ़ में होती है। ठीक है, अब देखिए, आयोग हैं और गवर्नर है। रेले आयोग है, सैडलर है, इंचकैप है और लिंडसे है। ठीक है, इनको आराम से देखना है। तो रैले कमीशन कब आया था, पहली बात तो ये देखना है। तो रैले कब आया था? 1902 में आया था। ये सैडलर आया था 1917 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1902 में कौन था गवर्नर जनरल? कर्जन था, यानी कि 1 का 2, सॉरी 1 का 1। अब 1 का 1 अगर देखेंगे तो 1 तो कैंसिल हो गया, यानी कि 3 में के पास तो है। देखिए 17 में चेम्सफोर्ड था कि नहीं था? क्योंकि 19 में भी चेम्सफोर्ड था, है ना। 17 में कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो बी का 4, देखिए बी के 4 से काम होता है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 1 में ही मिल रहा है सिर्फ हमको। काम हो गया हमारा, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। इंचकैप रीडिंग के टाइम पे आया था और लिंडसे जो है ये इरविन के टाइम पे आया था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो ये 1899 से और 1905 तक रहे थे क्या? लॉर्ड रीडिंग का देखा जाए तो ये 1921 से 26 तक रहे थे क्या? और ये 1926 से 31 तक रहे थे इरविन। और जो चेम्सफोर्ड महोदय थे ये 19 से, तो ये क्या था, ये 16 से 21 चेम्सफोर्ड रहा है, 26 से 31 इरविन रहे हैं, 21 से 26 कौन रहा है? लॉर्ड रीडिंग। और 99 से 5 लॉर्ड कर्जन रहे हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है। कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, तो यहाँ पे ओजस डेल सलाडो ये भी स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, इक्वाडोर में। लास्कर भी है और संगे भी है। ये सब कहाँ है? ये सब एंडीज की हैं। और एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, पूरा फैला हुआ। ठीक है, तो हमारा पास 1, 2, 3, 4 ये सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बर्गन पेट्रोलियम क्षेत्र कुवैत में है, बिल्कुल सही बात है। एवरडीन स्कॉटलैंड में है, बिल्कुल सही बात है। मोसुल इराक में है, बिल्कुल सही बात है। गच्छ सारन जो है ये सऊदी अरब में नहीं है, ये कहाँ है? ये ईरान में है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। फिर है कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? ठीक है, तो कैनेडियन जो शील्ड है ये से लारेंटियन पठार के नाम से जाना जाता है। जो कैनेडियन है इसको लारेंटियन या इसको लारेंसियन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लारेंसियन भी इसको कह देते हैं, लारेंसियन।
पठार भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो पढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं और स्थित हैं, तो बोनाई, जमरपानी, संदूर पहाड़ी और राधानंदपुरम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिलाइए। तो पहले 1 नंबर से देखते हैं। बोनाई जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, और जो ये जमरपानी है ये मध्य प्रदेश में है, जमरपानी, ठीक ना। और संदूर पहाड़ी ये कर्नाटक में है और राधानंदपुरम ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई एक पता था, जैसे हमें बोनाई पता था उड़ीसा में है, तो यहाँ पे A का 2 होता, एक सेकंड, हाँ A का 2 होता, तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, यानी 50% हम अपने आंसर तक पहुँच गए थे। और अगर हमको जमरपानी दूसरा पता था कि ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि B का 4, तो B का 4 तो 1 में ही है, तो हमारा आंसर यही आ जाता था। बाकी अगर बोनाई और जमरपानी थोड़ा सा आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन संदूर पहाड़ी और राधानंदपुरम आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। संदूर पहाड़ी कर्नाटक में है, राधानंदपुरम आंध्र प्रदेश में है, तो इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, माता शरीर में अंडोत्सर्ग या इसको कहते हैं ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहा है कि कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये मादा शरीर में अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, जो भाग 12 है उसके अंतर्गत 4 जो अध्याय हैं, कह रहा कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाग 1 में क्या वित्त है? बिल्कुल भाग 1 में वित्त है। भाग जो इसमें क्या है, संविधान के भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधान और वाद का वर्णन है, और इसका जो आर्टिकल होता है ये 264 से 301 तक होते हैं। ठीक है, 264 से 301 तक इसमें किया गया है। इसमें 4 अध्याय भी होते हैं, और अध्याय 1 में क्या होता है तो वित्त होता है, अध्याय 2 में क्या होता है ऋण लेना होता है, अध्याय जो 3 में होता है ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ये नहीं होता है, क्योंकि अध्याय 3 में क्या होता है, इसमें होता है संपत्तियाँ। ठीक है, इसमें संपत्तियाँ होती हैं, संविदाएँ होती हैं अध्याय 3 में। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, अधिकार बाध्यताएं ये सब होती हैं। 4 में क्या है, संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। इसका आर्टिकल ध्यान रखना 264 से 301 हैं, इसके अंतर्गत आप लोग याद कर सकते हो इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखिए गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना है इसका। राइजोटोप ऐसे लिखा जाता है। देखिए क्या होता है कि जो एक सींग वाले गैंडे हैं विशेषकर उनका जो अवैध शिकार होता है उस पर रोक लगाना है। इसमें क्या होता है कि गैंडे के जो सींग में एक कोई आइसोटेप टूप लगाएंगे। ठीक है, उससे उसको ट्रैक करेंगे या कैसे भी उसको बचाएंगे। ठीक है, तो ये गैंडे के लिए। अच्छा, एक सींग वाले सर्वाधिक गैंडे कहाँ हैं? असम में हैं। ठीक ना, असम में। विश्व के लगभग 70 से 75% एक सींग वाले गैंडे भारत में हैं, और भारत में सर्वाधिक कहाँ हैं तो असम में हैं। ठीक है, और असम में सर्वाधिक कहाँ है तो काजीरंगा में है। इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दोनों ही जैव अपघटनीय हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो साबुन होता है, साबुन जो है ये जैव निम्नीकरण है। ठीक है, ये जैव निम्नीकरण है, जबकि ये जो होता है अपमार्जक नहीं। साबुन अगर नदी में पहुंचता है तो वो ज़्यादा प्रदूषण नहीं करता है, लेकिन अपमार्जक करता है, क्योंकि ये जैव अपघटनीय नहीं होता है। मतलब ये वाला तो गलत हो गया। दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि जो डिटर्जेंट होता है, मतलब जो अपमार्जक होता है, ये मृदु और ये जो है मृदु और कठोर दोनों में झाग बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो होता है वो जो है डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारा एक और ना दोनों सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम में दिखाइए। तो अगर पेपर में आप पेपर करें तो मैं भी एक बार कंफ्यूज हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ना पूर्व पश्चिम में कंफ्यूज मत होना। ये उत्तर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि जैसे हमने अपने घर पे पूरब पश्चिम सेट कर रखा है ना, अब हम पेपर देने गए, पेपर में तो हमको ऐसे करना है ना कापी पेन से, तो वो जो घर वाले से कंफ्यूज मत होना। अभी एक पेपर में आया था ना वो आग्नेय दिशा वाला, और मैं घर के हिसाब से मैं अपना सोच के गया था, और पेपर में मुझे कुछ और लगा, मेरा गलत हो गया था। तो इसको ध्यान रखना कि पूरब ये है। तो कह रहा है कि जिलों को पूर्व से पश्चिम क्रम में, यानी सबसे पूरब कौन है? तो देखिए महाराजनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत। तो देखो सबसे पूरब अगर इसमें पहले देख लो, महाराजनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती। सबसे पूरब कौन है, क्या लगता है आपको? तो सबसे पूरब महाराजनगर है। ठीक है, फिर सिद्धार्थनगर है, फिर श्रावस्ती है, फिर पीलीभीत है। ठीक, समझ में आई बात? ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन से यमुना नदी के तट पर स्थित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालपी है तो बिल्कुल है, ठीक है। कौशाम्बी है, बिल्कुल है। इटावा है, बिल्कुल है। कन्नौज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि 1 2 3 हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अच्छा, और कौन कौन से हैं यमुना नदी पे? तो वो आप आगरा है आगरा, दिल्ली है ना। और आप लोग कमेंट करना निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। हज्जाज ने, देखिए एक सेकंड, हाँ, हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हज्जाज जो था, जो वहाँ का राजा था, और जो उस टाइम का खलीफा कौन था? वाहिद था, ठीक है। 812 में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। जी नहीं, ये 800 नहीं, ये 711 712 हो सकता है, यानी केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 मंडल हैं ऐसे। कौन कौन से? एक तो लखनऊ मंडल है, एक कानपुर मंडल है, और एक मेरठ मंडल है, ठीक है। ये 3 में क्या, ये 6 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि सही सही बताने हैं कौन कौन से हैं। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। क्या ये सही है? तो यहाँ पे स्थापना हुई थी, और ये सही भी है। स्थापना हुई थी तो पहला अधिवेशन वही मान लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्जन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए, यहाँ पे इसको डफरिन ने कहा था। डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। अच्छा, कर्जन ने क्या कहा था कि इस कांग्रेस जो लड़खड़ा रही है, कांग्रेस की अवहेलना की थी कि शांतिपूर्ण मृत्यु में मैं इसका योगदान करूंगा, इसमें कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मैं योगदान करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पहला वाला हो गया। अच्छा, पहले के अध्यक्ष तो कौन थे? WC बनर्जी थे। दूसरे के दादा भाई नेहरूजी थे। और जो तीसरा हुआ था, तीसरे के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। समझ में आई बात? बढ़ जाते हैं आगे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी, औपनिवेशिक स्वायत्तता। यहाँ पे कह रहा है 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में, तो औपनिवेशिक स्वायत्तता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक 2 दशकों में उदारवादियों का प्रभाव था। उदारवादी पता है ना आपको, जो कहते थे कि हिंसा के बिना ही हम अपना काम कर रहे थे, वो उदारवादी होते थे। वो कहते थे संविधान के माध्यम से हम अपनी बातें रखेंगे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। वे मानते थे कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है, इसलिए वे औपनिवेशिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लेकिन ध्यान रखना, ये कब थे? आरंभिक 2 दशकों में। बाद में वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तथाकथित कुशासन के आधार पर निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो देखिए, वेलेस्ली है, विलियम बेंटिक है, हेस्टिंग है, और हार्डिंग है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या है? विलियम बेंटिक है। देखिए, इसका कार्यकाल क्या था भारत में? 1828 से 35 के बीच में। इसी को 33 में पहले क्या हुआ, ये भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 35 का चार्टर एक्ट आया, और इसमें क्या किया गया, इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखना, किसको? विलियम बेंटिक को ही। और अच्छा, इसके टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये 1828 से 35 तक रहा था। और इसने क्या किया था, ये जब बंगाल का मद्रास का जब गवर्नर था, मुझे याद है, अगर मैं बता दूं आपको, जब गवर्नर था मद्रास का 1806 के टाइम पे, तो इसने वहाँ के लोगों को जातीय चिन्ह लगाने और कान में बालियाँ पहनने के लिए मना कर दिया था। इसलिए जो वेल्लोर सैनिक विद्रोह हुआ था इसके टाइम पे 1806 में। किस लिए हुआ था? क्योंकि धार्मिक जो उनकी चीज़ें थी उस पर इसने रोक लगा दी थी, जो सैनिक लोग थे उन पे। तो ध्यान रखना, 1806 में तब ये ठीक मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। तो समझ में बात आई। अच्छा, इसने ये जो था मैसूर को, तो कुशासन के जो आधार पर इसने 1831 में मैसूर और कुर्ग, ठीक है, इसको क्या किया था, अपने मतलब उसमें प्रशासन को ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया था, ठीक है। अच्छा, हार्डिंग हार्डिंग भारत में कब आया था? 1844 में आया था। और इसके टाइम की एक कोई बड़ी घटना बताओ, जैसे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके टाइम में, प्रथम आंग्ल सिख हुआ था और सिख युद्ध हुआ था। और कोई चीज़, चाहे हेस्टिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अलबरूनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आते रहते हैं ऐसे।
देखिए, फारसी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो 80 अध्यायों में विभक्त है। तो पहली बात तो फारसी भाषा में था ही नहीं, किताबुल जो हिंद था ये किस में था, ये अरबी में था, मतलब पहला तो गलत हो गया है ना। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था, हाँ उसने किया था, तो केवल 2 सही है, ठीक है। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था, तो ये रुड़की में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये लगभग 1847 के टाइम पे किया था, ठीक है। कौन से थे तो मुझे तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका टाइम यही है, ठीक है। ये पहला था भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की में था, ठीक है। इसका पहले नाम था थॉमसन कॉलेज। कौन था, थॉमसन, क्योंकि थॉमसन ने ही की थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 18 वर्ष तक आयु की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस की स्थापना की थी। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गंगाबाई हैं कि पंडिता रमाबाई हैं, बहन सुब्बा लक्ष्मी हैं कि डीके कर्वे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, बहन सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है। जो इन्होंने 18 वर्ष तक की आयु की जो बाल विधवाएँ थीं इनके लिए आइस हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे संगठन है, संस्थापक यहाँ पे दिए गए हैं। धर्म सभा है, संगत सभा है, प्रार्थना सभा है, आत्मीय सभा है। जो नीचे इसके ऑप्शन रहेंगे। अब ऐसे देख लीजिए, अगर आपको कोई पता है, यहाँ पे प्रार्थना सभा सबको शायद पता होगी और आत्मीय सभा भी पता होगी। तो आत्मीय सभा किसने बनाया था, राजा राम मोहन राय ने बनाया था, ठीक है। प्रार्थना समाज का एम जी रानडे ने जो बनाया था, तो क्या था, देखिए एम जी रानडे और आत्मराम पांडुरंग, सॉरी मैं थोड़ा गंदा लिखता हूँ, आत्मराम पांडुरंग के साथ मिलकर कब, 1867 में। तो ये वाला भी सही, ये वाला भी सही। संगत सभा केशवचंद्र सेन बिल्कुल सही है। धर्म सभा देवेंद्र टैगोर, जी नहीं। जो धर्म सभा थी इसको राधाकांत देव ने बनाया था। किसने बनाया था, राधाकांत देव ने। तो कह रहा कि सुमेलित नहीं है, तो यही ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा कि राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी अवस्थिति है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, जी बिल्कुल सही है। नौरा घाटी असम में है, तो नौरा घाटी कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नौरा वैली कहते हैं ना, नौरा घाटी, नौरा वैली ऐसे भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये पश्चिम बंगाल में, यानी यही वाला सुमेलित नहीं है। फिर है सिम्बलवारा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है। कालेसर हरियाणा में है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पहाड़ी और अवस्थिति हैं। तुरा पहाड़ी, पुष्यगिरी पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, नंदी हिल्स। कह रहा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सतमाला महाराष्ट्र में है क्या, जो सरल होती हैं पहले वहीं से शुरू करना चाहिए। तो सतमाला महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही बात है। नंदी हिल्स कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है। पुष्पगिरी तमिलनाडु में है, तो पुष्पगिरी कहाँ, तमिलनाडु में नहीं, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। बस यही ध्यान रखना, यही हमारा ऑप्शन है। तुरा पहाड़ी मेघालय में है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो याद भी करते चला करो, तुरा मेघालय में है, जो याद नहीं हो। पुष्पगिरी कहाँ है, कर्नाटका में है। सतमाला महाराष्ट्र में है। नंदी हिल्स कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है कि देखिए जनजातियों से संबंधित कौन से अपने निवास स्थल संबंध नहीं है। सेमांग मलेशिया में है, बिल्कुल है। क्या सामी इंडोनेशिया में है, नहीं, ये कोया प्रदेश में रहते हैं। कौन से, कोया प्रदेश, कोया नहीं, सॉरी कोया नहीं, कोला प्रदेश, कोला प्रदेश। अच्छा, कोला प्रदेश होता कहाँ पे है, तो ये देखिए ऊपर होता है यूरोप में, नॉर्वे स्वीडन के पास में। ये जो नॉर्वे स्वीडन का भाग होता है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, वहाँ पे होता है। तो यही वाला हमारा आंसर। जुलू दक्षिण अफ्रीका में होता है। नूबा दक्षिणी सूडान में भी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है। तो ये अच्छे से हम लोगों को पता है कौन सी है, ये काली मिट्टी है, ठीक है। ये सबसे उपयुक्त होती है और इसको नमी धारण करने वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसको भुरभुरी मिट्टी भी कहते हैं। इस ज़्यादातर कपास उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ह्यूमस होता है। क्या होता है इसमें, ह्यूमस की वो पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए इसको पढ़िए ऑप्शन। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, क्या ये विदेशियों को नहीं है, ये है भाई। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, हाँ ये भी है। बलात्श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिशत, ये भी है भाई विदेशियों को। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, नहीं, अगर कोई विदेश का विदेशी है यहाँ पे अल्पसंख्यक है तो उसका संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि डी वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़। किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में संघीय व्यवस्था है, जबकि जापान और इटली में क्या है, एकात्मक है, ठीक है। देखिए जो अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन देशों में संघीय मॉडल है।
जबकि ब्रिटेन है, जापान है, नॉर्वे, इटली, स्पेन इसमें एकात्मक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं? देखिए तो कौन कौन से हैं इसमें। देखिए तवा क्या है? नहीं, तो तवा कहाँ है भैया? तवा तो मध्य प्रदेश में, यानी कि ये वाला तो नहीं है होगा। तो अब जहाँ जहाँ एक है वो पहले ही काट दो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही किया करो। फिर कांजूवेली तमिलनाडु में है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और नागी पक्षी अभ्यारण्य, क्या नागी वहाँ पे है? नहीं, तो नागी कहाँ है? नागी बिहार में है। अब देखिए 3 जहाँ पे है वहाँ काट दीजिए। कौन आंसर आ गया? 2 और 4। तो नंजरायण और कांचूवेली ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। नागी कहाँ है? ये बिहार में है, इसको ध्यान में रखना। तवा मध्य प्रदेश में तो है ही है। प्रकाश की गति से तेज चलने वाला कण क्या कहलाते हैं? जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं उन कणों को क्या कहलाते हैं? तो इनको टैकियान कहलाते हैं। अगर नहीं पता है तो इसको अच्छे से लिख लो, याद कर लो, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कृषि विपणन में, कृषि साख में, उपभोक्ता सहकारिता में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या, कृषि साख में। सबसे पहले जो सहकारिता आंदोलन कृषि साख के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। मैं तेज़ी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ। अगर व्याख्या करने लगेंगे सबकी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। नर्मदा घाटी के हथनोर ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे ये कह रहे थे कि नीचे ऑप्शन देखें कह रहा कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल बात है कि मानव खोपड़ी के यानी कि मानव के अवशेष वहीं से हथनोर ग्राम से ही मिले हैं, ये सही है। भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थलों का प्रमाण मिला है। जी हाँ, बिल्कुल मिला है। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से एक अस्थ निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये 1 2 3 तीनों सही हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है, इस चीज़ पे ज़्यादा गौर किया करना। इसने अंग देश को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। जी बिल्कुल, बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। एक हर्यक वंश था, हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि इस पे जो भी शासक बैठा वो अपने पिता को मार के ही बैठ रहा है। उनके जीते जी ही जो आकांक्षा हुई और उनको रास्ते से साफ किया तो बैठ गया, ठीक है। तो इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन नहीं थी, ध्यान रखना, ये पुत्री से विवाह किया था इसने, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमें लगता है ये बी वाला सही नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात पकड़ में आ गई, पुत्री से, कितना छोटा सा पूछ रहा है, ऐसे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा था। जी हाँ, बिल्कुल भेजा था। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था, बिल्कुल पोषक था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहन नहीं पुत्री से इसकी विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंततः भारत के सोने चांदी के दलदल में दफन हो जाता है? देखिए उस टाइम पे क्या था कि भारत में बहुत सारी चीज़ें उत्पादित होती थी और पूरे विश्व से भारत व्यापार करता था। तो जो भी यहाँ से सोना चांदी कभी जाता भी था वो फिर से यहाँ पे व्यापार के चक्कर में आके यहाँ यहीं पे मतलब तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये वर्नियर ने कहा था। वर्नियर जो था ये भारत में आया था और जो इसने ऐसा कहा था, ठीक है। और टैवर्नियर और बर्नियर ये 2 लोग आए थे, ठीक है। वर्नियर एक ये वैद्य भी था, वर्नियर वैद्य भी था और जौहरी भी था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदियाँ चापाकार डेल्टा बनाती हैं? ठीक है, तो देखिए राइन नदी और हांगहो नदी ये दोनों चापाकार डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, कह रहा है कि संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया? जी नहीं, 14 में तो नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो 14(1) में नहीं, ये 14(2) में कहा गया है, ठीक है, लोक सेवा आयोग का जो वर्णन। जबकि 14(1) में क्या है, तो इसमें सेवाएं हैं, क्या हैं, इसमें सेवाएं हैं, ठीक है। और 14(2) में क्या है, लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा। देखो कितना सूक्ष्मता से पूछा है 14 के अध्याय 1 में। अब इतना भी पढ़ना पड़ेगा, हालांकि इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, लोड मत लेना आप लोग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के स्रोत कौन से अनुच्छेद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है 14 और 21 हो जाते हैं, ठीक है। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। और 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे लागू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मुगल काल के दौरान भारत में शुरू की गई 2 प्रमुख फसलें कौन थीं? अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो तंबाकू और मक्का ये मुगल काल के दौरान ही शुरू की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्न कथनों पर विचार करने हैं, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में
निकिल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? जी हाँ, किया जाता है। लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थित होती है? बिल्कुल होती है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है? हाँ, किया जाता है। मतलब यहाँ 1 2 3 तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिए 41 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएंगी। अच्छा, ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसे किस में कहा गया? आर्टिकल 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? आसफ जाही, देखिए यहाँ पे इतने दिए, सादुल्ला, सादत, चिनकिलिच, अली मोहम्मद खां, तो किसने की थी? चिनकिलिच खान ने। आसफ जाही वंश का देखो, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के टाइम पे हुई थी। कौन से थे? मोहम्मद शाह, ठीक है, इनके टाइम में हुआ था। और इसने दक्कन में सूबेदार चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ में कब? 1724 में स्थापित किया था। ठीक है, तो बात समझ में आई कि मोहम्मद शाह ने जब शासक था तो 1724 ईस्वी में इसने चिनकिलिच खां ने इसकी क्या किया था? स्थापना किया था हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की। और इसको कहा क्या जाता था? निजामुल मुल्क कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पे ये सादतुल्ला खां जी हैं। तो सादुल्ला खां ये जो हैं ये कर्नाटक में, इन्होंने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इनका भी टाइम पीरियड यही था, लगभग 1720। सादत खां जो थे ये 1772 के टाइम में अवध राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने एक बुरहान उल मुल्क इसकी इसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब बचते हैं अली मोहम्मद खां। ठीक है, तो अली मोहम्मद क्या था? ये बरेली से संबंधित थे और ये रुहेलखंड क्षेत्र से संबंधित थे। किस क्षेत्र से? रुहेलखंड क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती रहती है। हाँ, तो ये बात सही है, बहती रहती है। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये एक व्याख्या भी कर रहा है। वैसे तो ये सदाबहार नदियाँ नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि कावेरी जो नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। जबकि इनके जो बीच वाला जो इसका भाग है नदी का, जो जहाँ पे बहती है निम्न क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, इसलिए ये लगभग साल भर बहती रहती है। क्वेश्चन नंबर 44 को बढ़ते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना। ठीक है, किसी जो मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, ताकि मांग और आपूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना मूल्य स्वयं तय कर सके। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं? इसे फ्लोटिंग करेंसी कहते हैं। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन 45 की ओर। निम्न पर्वत चोटियों में सर्वाधिक ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, केटू है और नंगा पर्वत है। तो सबसे को पता है केटू है, क्योंकि हिमालय के बाद इसी का नंबर आता है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कंचनजंगा की देखा जाए, इसके बाद कंचनजंगा का नाम आता है, तो ये 8597 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा। अच्छा, इसके बाद नंगा पर्वत देखें तो 8126 है और नामचा पर्वत जो 7756 मीटर। ठीक है, तो हिमालय के बाद में केटू का नाम आता है, फिर कंचनजंगा का नाम आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मथुरा। तो क्या मुजफ्फरनगर की सीमा करती है? देखो, हरियाणा राज्य से जो लगने वाले ज़िले हैं उनमें सहारनपुर है, बागपत है, ठीक है, मथुरा है, और मैं बता दूं आपको जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर है, और सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, शामली, हाँ शामली नहीं है, शामली है। ठीक है, तो सहारनपुर, शामली, बागपुर, जीबी नगर, एक और है अलीगढ़, अलीगढ़ सीमा। ठीक है, जबकि जो मुजफ्फरनगर है इसकी सीमा उत्तराखंड से स्पर्श करती है, ध्यान रखना, इसकी उत्तराखंड से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा है? तो राढ़, भूड़, करेल और राकड़। तो इसको ये PYQ जो आपने पढ़ा होगा, करेल, बुंदेलखंड की काली मृदा को करेल कहते हैं। ठीक है, इसको रेंगुर भी कह देते हैं। ठीक है, या इसे कपास मृदा भी कह देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में, आमाशय में, छोटी आंत में या अग्नाशय में? यहाँ पे पोषण तत्वों की बात कर रहा है तो छोटी आंत में। क्वेश्चन कभी आ जाए कि खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन।
ठीक जब इसमें लार मिलती है वहीं से पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन पोषण तत्वों का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। यहाँ पे केंद्र हैं और जो उद्योग हैं, कह रहा है कासाब्लांका में क्या होता है, साओ पाउलो में क्या होता है, कोपेनहेगन में क्या होता है और ओटावा में क्या होता है। तो जो आपको सबसे पहले पता हो वो करिए। जैसे हमें सबसे पहले बाकी पता, साओ पाउलो सबसे सरल जो लग रहा है, तो साओ पाउलो में काफ़ी होती है, तो हम बी का 2 से मिलाएंगे, यानी कि चलो हमें एक कैंसिल कर पाए, 3 में तो 2 रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास फिर से कुछ और देखना होगा। कासाब्लांका में रसायन होता है, तो ए का 3 देखते हैं। ए का 3 देखेंगे तो हमने 2 कैंसिल कर लिए और एक पहले ही कैंसिल हो गया था, यानी कि हमारा यही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर हमें 2 भी पता है, पक्का मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन कूट वाला नहीं आता है जिसमें आपको चारों पता होने की ज़रूरत हो, 1 या 2 से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो कासाब्लांका जो रसायन से हो गया और कोपेनहेगन डेयरी से हो गई, ओटावा में कागज़ होता है, आप लोग इसको जानते हो। आगे बढ़ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कह रहा कि कौन सा युग्म, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। बैंकिंग समवर्ती सूची में आती है, तो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, बैंकिंग जो है संघ सूची के उसमें आती है। क्या पुलिस राज्य सूची के विषय में आती है, तो हाँ बिल्कुल आती है, पुलिस राज्य सूची में आती है। पथकर जो होता है वो राज्य सूची में आता है, पथकर क्या होता है, वो राज्य सूची में आता है। ठीक है, तो कह रहा कि उसमें कितने युग्म सही हैं, तो केवल 1 सही है। ठीक है, केवल 1 सही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। देखिए समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं और उदारवादी हैं, 3 तरीके से बटे हुए हैं हमारे डीपीएसपी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से समाजवादी पे आधारित हैं। पशुपालन को आधुनिक प्रणालियों से कराना, पशुपालन को आधुनिक प्रणालियों से करना, तो ये तो गांधीवादी हो जाएगा। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर, बिल्कुल ये चीज़ें समाजवाद में जाएंगी। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल समाजवाद में जाएगा। गोवध पर प्रतिबंध, ये भी गांधीवादी हो जाएगा। तो यानी कि 2 और 3 हमारा आंसर ये मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित संगठन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। नीचे इसके ऑप्शन दिए, ठीक है, दिए रखे हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बिल्कुल ये दादा भाई नौरोजी संबंधित है। बॉम्बे एसोसिएशन ये भी है। लंदन इंडियन कमेटी, तो जो लंदन इंडियन कमेटी है ये इससे संबंधित नहीं है। ये थे यह एक पुरुषोत्तम मुदलियार इनसे संबंधित है, और लंदन इंडिया सोसाइटी इनसे संबंधित है। किससे, दादा भाई नौरोजी से, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 2 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया था। सबने, देखिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे थे वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेधातिथि, मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था, और ये मध्यकालीन की बात कर रहे थे। राजा राम मोहन राय की आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, राजा राम मोहन राय से पहले अल्बुकर्क था, इसने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा पे बैन लगा दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला संगीत रत्न पुरस्कार किसकी इस्पत में दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। मैग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो अच्छे से पता होगा आप लोगों को कौन सी श्वसन मूल जड़ें। ठीक है, कौन सी श्वसन मूल जड़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है। राजघाट, ओबरा, शीतला और माता टीला। तो कौन सी है, ओबरा जो है जल विद्युत परियोजना, ये रिहंद नदी पर, और है कहाँ पे, तो सोनभद्र में है, सोनभद्र में स्थित है। जबकि राजघाट, शीतला और माता टीला ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों बेतवा नदी पर स्थित हैं। ध्यान रखना, राजघाट, शीतला और माता टीला ये तीनों बेतवा पे हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, लोहा, क्रोमियम, तांबा और मैग्नीशियम। तो रक्त में क्या पाया नहीं जाता है, तो क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि लोहा, तांबा, मैग्नीशियम की उपस्थिति रक्त में होती है। ठीक है, HB जो हम लोग कराते हैं ना, HB ये लौह के लिए कराते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। ठीक है, देखते हैं कौन से सत्य हैं। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जो हस्तांतरण होती रहती है उसको नहीं किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार की हस्तांतरण आय है। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार की हस्तांतरण आय है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन से सत्य हैं, यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, ये भी देखते हैं।
यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 से लागू किया गया था। देखिए, दिसंबर 1997 से लागू, ये लागू नहीं, यहाँ पे ये क्या स्थापित हुआ था। ठीक है, और लागू किया गया ये 2005 से। ठीक, तो ध्यान रखना, यानी कि दोनों गलत हो जाते हैं, आप हमारा आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ जाते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? ये नई दिल्ली में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1977 में। ध्यान रखना। रानी झांसी समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो अच्छे से आप लोग उसको जान लो, ये कई बार पीछे पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1996 में। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 65 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अमेजन नदी तंत्र का भाग हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए कौन सा, इसके यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो रियो नदी है, मैगडेलना नहीं है, पुटमावो हो और तापाजोस नदी, ये हैं इसकी। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 वाला कैंसिल। अगर हमको पता था कि 2 वाला नहीं है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कैंसिल कर देते, आराम से हमको आंसर मिल जाता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विश्व आर्द्रभूमि क्या 4 फरवरी को होता है? बिल्कुल नहीं। कब होता है? 2 फरवरी को होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये वाला तो कठिन गलत हो। विश्व कैंसर दिवस 3 फरवरी को होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये कब होता है? ये 4 फरवरी को होता है। नहीं, ये वाला भी नहीं है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को होता है? बिल्कुल होता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को होता है? बिल्कुल होता है। 20 मार्च को और कौन सा होता है? गौरैया दिवस होता है। कौन सा होता है? गौरैया दिवस होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? सरायनाहर से, दमदमा से, महदहा से कि लंघनाथ से? ठीक है, देखिए यहाँ दमदमा से मिले हैं, महदहा से कन्फ्यूज मत होना। दमदमा से मिले हैं। जो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा से कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। कितने? 41। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान हैं। ठीक है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए जो ठीक मिले थे। ध्यान रखना, दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, तो किसने? रोशन आरा, जहां आरा, शाइस्ता खां या अमीर खान? ठीक है, तो किसको किया था? यहाँ पे जहां आरा को किया था। साहिबात उज जमानी, जहां आरा, जहां आरा था, जहां आरा शाहजहां और मुमताज़ की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी कि औरंगजेब की कौन थी? बहन थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि, और ऐसा कहते हैं उस टाइम पे इनका क्या था? इनका मतलब बोलबाला था, ये प्रभावी थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, सदस्य देश है। ठीक है, यानी केवल एक ही सही है। क्वेश्चन है, कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए लक्षित करेगा? तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो SDG 5। अच्छा, 6 से संबंधित किससे है? तो 6 क्या है? स्वच्छ जल और सफाई। ठीक है, जल और सफाई। 7 क्या है? सतत ऊर्जा। क्या है? सतत ऊर्जा। 8 क्या है? 8 है ये समावेशी और सतत आर्थिक रोजगार। तो 8 सीधे रखो रोजगार से। ठीक है, शुरुआत के याद रखो कैसे? ऐसे गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है, 5वां लिंग असमानता। ठीक, 6 नंबर पे बता ही दिया सफाई है। 7 पे क्या? सतत है। 8 पे रोजगार है। ठीक है, 9 पे नवाचार है। 10 पे असमानताएँ हैं। ठीक, तो ऐसे याद रखो इसको सबको। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र तथा उनके नेता कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, क्या बम्बई में लोकमान्य तिलक जी थे? बिल्कुल सही थे। दिल्ली में सैयद हैदर राजा थे? हाँ, बिल्कुल थे। मद्रास में कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले। कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, यानी कि ये 1-2 सही है, 3 वाला सही नहीं है। अल्पाइन चारगाह जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग, ध्यान रखना, उत्तराखंड में बुग्याल पयार कहते हैं, स्थित हैं। ट्रांस में हैं, बृहद में हैं, लघु में हैं कि उप में हैं? तो देखिए ध्यान रखना, जब मर्ग गुलमर्ग हम लोग जाते हैं या बुग्याल जाते हैं, पयार जाते हैं, तो क्या ट्रांस में जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बृहद में भी नहीं जाते हैं, या वो तो वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। उप हिमालय हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो लघु ही तो होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर लिया करो कभी कभी। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए, उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की
प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, इसको रट लीजिए। ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। ये भी बात सही, वेदांत के तो दोनों की सही व्याख्या करता है और सही है ये, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका जिसका प्रयोग राजस्व आकलन में किया जाता था वह कहलाती थी रेसाई कहलाती थी, दीह कहलाती थी, कि अलतमगा कहलाती थी, कि तुयूल कहलाती थी। तो इसको रेसाई कहते थे। मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका जिनका प्रयोग राजस्व आकलन में किया जाता था रेसाई कहलाती थी। अलतमगा क्या था? सम्राट द्वारा दी जाने वाली विशेष प्रकार की जागीर, ठीक है। विशेष जागीर, विशेष जागीर जो सम्राट के द्वारा दी जाती थी, ध्यान रखना। अच्छा, दीह क्या था? डीह जो अभी भी इसको डीह कह देते हैं, कहते हैं ना महुआ डीह, जैसे नाम होते हैं ना डीह उनके सामने लग जाता है, वही यहाँ पे। तो डीह का मतलब होता है गांव, और गांव से भी शुद्ध क्या होता है? मौजा। डीह का मतलब होता है मौजा, ध्यान रखना, आप भूलोगे नहीं। तुयूल क्या होता है? तो यहाँ पे ये एक जागीर का ही होता था, जैसे कि इक्ता का एक पर्यायवाची शब्द था तुयूल। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द यूनिकॉर्न से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या तात्पर्य है? $1 बिलियन से अधिक वैल्यू के साथ निजी स्टार्टअप कंपनी, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सत्य नहीं है मतलब क्या? वो गलत है। ऐसे लिख लिया आपको, सत्य नहीं मतलब गलत, वरना कन्फ्यूज हो जाता है। देखिए, यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल। राज्य विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है, कभी खत्म तो होता नहीं है भाई। उसको खत्म किया जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन वो अपने आप कभी विघटन उसका नहीं होता है, ठीक है। इसके 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ पे 2/3 दिया है, बस यही गलत हो गया। 1/3 करते हैं, मतलब मेरा आंसर यही है, यही गलत है। इसके साथ सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि संसद के द्वारा इसे बनाया और बिगाड़ा यानी समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंटिक आवास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना, लैंटिक आवास पूछ रहा है तो यहाँ पे आर्द्रभूमियाँ, झील, देखिए नदी। देखिए लैंटिक और लोटिक दो होते हैं, तो लैंटिक जो होता है कह रहा कि लैंटिक आवास का उदाहरण नहीं है। और देखिए लैंटिक का मतलब होता है एक जगह पे रुकी हुई, ठीक है, जबकि लोटिक का होता है बहता हुआ। ध्यान रखना, बहता हुआ, ठीक है। तो लैंटिक आवास का उदाहरण नहीं है, नदी नहीं है। लैंटिक मतलब एक जगह पे जो रुका हुआ। सही हूँ ना मैं? बताना अगर मैं गलत हूँ तो। क्वेश्चन 75 देखते हैं। यहाँ पे सम्मेलन है, सॉरी यहाँ पे सूचीबद्ध, यहाँ पे सम्मेलन है, यहाँ पे स्थान दे रखे हैं। कह रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा रियो सम्मेलन क्या नैरोबी में हुआ था? तो बिल्कुल गलत बात है। कहाँ हुआ था रियो सम्मेलन? कहाँ हुआ था? 1992 में। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसका इसीलिए नाम पड़ा था रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील की राजधानी, किसकी राजधानी? ब्राज़ील की राजधानी। क्या रियो 5 जो था, जो 97 में हुआ था, 1997 में हुआ था, वो न्यूयॉर्क में हुआ था? बिल्कुल सही बात है। रियो 10 जो था, जो 2002 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन भी जिसे कहते थे, ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये संयुक्त राष्ट्र कहाँ हुआ था? तो ये नैरोबी में हुआ था, नैरोबी में हुआ था। तो अच्छा, यहाँ पे कह रहा था कि मिलाना है, यानी कि A का 4 हो जाएगा, A का 4 यानी 2 तो कैंसिल हो गए। अब B का ये न्यूयॉर्क यानी कि B का 2 यानी कि देखो ये वाला तो गलत है, ये वाला गलत है, B का 2 यहाँ मिल रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आज हो गए हैं, इतने ही रखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, प्लीज़ कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला पार्ट कल लेके आएंगे। थैंक यू।